डांसिंग फ्लोर तेज जलती बुझती बत्तियों के हिसार में था। इंग्लिश म्यूजिक का तेज और बेहंगम शोर समातों में पहुंचकर क्रेंग यंगरेशन के जोश और जुनून और वलवले में इजाफा कर रहा था। फ्लोर पर थरकती नामुनासिब लिबास में मौजूद लड़कियां देखने वालों के सब्र का इम्तिहान बन रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर एक हैजान सा बर्पा होता महसूस हो रहा था। वो यहाँ सुकून की तलाश में आई थी। शहजाद का माम को सपोर्ट करना उससे बुरी तरह से चुभा था। उसका जाती ख्याल था कि उसकी बहन को भी इस मामले में उसी का साथ देना चाहिए, लेकिन उसके रवैये ने उसे न सिर्फ मायूस किया था बल्कि अच्छा खासा डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था। तभी वो रात के इस पहर अपनी फ्रेंड किंजा के साथ इस क्लब में मौजूद थी। यहाँ आकर भी वो इंतहाई ज़हनी खलफशार का शिकार थी। स्किन टाइट जीन्स पर पिंक शर्ट के साथ उसने एक छोटा सा मफलर गले में लटका रखा था। उसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। वो पिछले 2 दिन से बिल्कुल नहीं सो सकती थी और इस वक्त किंजा उसे छोड़कर फुल एंजॉयमेंट के मूड में थी। तभी उसे एक कोने में अकेले बैठना पड़ा। हाय हनी, एक 24-25 साल का लड़का लड़खड़ाता हुआ उसके बिल्कुल पास आन खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर गिरी लट को छूकर बदतमीजी से बोला, हाय। रोमी ने बेजारी से उसे देखा। वो यकीनन नशे में था। आओ ज्वाइन करो मुझे। वो जबरदस्ती उसका बाजू पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले जाने की कोशिश करने लगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। रूमी का चेहरा सुर्ख हुआ और वो झंझलाकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। तो फिर यहाँ क्या जक मारने आई हो? उसका तंजिया लहजा रूमी को आउट कर गया। उसने घुमाकर एक थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। यू बिच! वो लड़का मुश्तल हुआ। आई विल किल यू! वो खतरनाक इरादों के साथ रूमी की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही उसके 2 फ्रेंड दरमियान में आ गए। रोहेल, डोंट लूज योर टेम्पर! उसके एक फ्रेंड ने जबरदस्ती उसे पकड़ा। इसने मुझ पर हाथ उठाया, जस्टिस महमूद के बेटे पर। औकात क्या है इसकी? उसका लहजा दुरुस्त और झंझलाया हुआ था। सारा नशा भी हरण हो गया था। आप प्लीज जाएं यहां से। उसी दोस्त ने इल्तिजाया लहजे में रूमी से कहा। नहीं जाती। क्या कर लेंगे आप? उसने भी हिट दर्मी दिखाई, लेकिन इस वक्त किंजा को सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी थी। आर यू मेट? रूमी की फ्रेंड किंजा स्टेज से बौखलाकर उतरी और उसका बाजू पकड़कर घसीटती हुई बाहर ले आई। जानती हूँ, वो जस्टिस महमूद का बेटा है, रोहेल महमूद। किंजा ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। जस्टिस का बेटा होने का ये मतलब नहीं है कि उसके पास हर बेहुदा हरकत करने का परमट है। रूमी की आवाज के उतार चढ़ाव से उसके दिमागी खुलन का अंदाजा हो रहा था। वो तेज बारिश में बगैर किसी स्वेटर या कोट के पार्किंग में खड़ी थी। मैं घर जा रही हूँ। उसका दिल एकदम ही यहाँ के माहौल से भी उचाट हो गया। इधर 2 गाड़ी की कीज। आधी रात को मार दोगी कहीं? वैसे भी मौसम इतना खराब है। किंजा ने उसे फ्रंट सीट की तरफ धकेलते हुए ड्राइविंग सीट संभाली और बर्क रफ्तारी से गाड़ी मेन रोड पर ले आई। तेज बारिश के तसलसल में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब ज़ालाबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया था। रात की तैरगी में इस मौसम में ड्राइव करना वाकई मुश्किल था, लेकिन किंजा बड़ी महारत से गाड़ी चला रही थी। मौसम सरमा की सख्त और कहर जमा देने वाली सर्दी को एंजॉय करने के लिए चंद मंजिलें भी मैदान में उतर आए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर 1 व्हीलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। रात की इस पहर मंजिलों ने पेट्रोलिंग पर मौजूद पुलिस वालों को एकदम ही परेशान कर दिया था। ये सब बड़े घरानों की बिगड़ी हुई औलादें थीं, जिनको मना करना भी एक दर्द सर था। रूमी बैग से लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाने लगी। उसके अंदर अपनी ही सोचों का एक जहन्नम आबाद था, जिसने उसे बाहर के मौसमों से लाताल्लुक कर दिया था। उसने एकदम ही गाड़ी का शीशा नीचे किया और ठंडी हवा के झोंके किंजा को कपकपी में मुब्तला हो गए। पागल तो नहीं हो गई हो? किंजा ने अपनी साइड पर लगे बटन से गाड़ी का शीशा फुल ऊपर करके हीटर जलाया। मुझे घुटन महसूस हो रही है।
उसका लहजा थका थका सा था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ रूमी? जो चाहती हो कर लेती हो, फिर भी रिलैक्स नहीं होती हो। वो हैरान हुई। किंजा के साथ उसकी फ्रेंडशिप को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, और वैसे भी रूमी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर यकीन नहीं रखती थी। वो चीजों के साथ साथ बहुत जल्द लोगों और रिश्तों से बेजार होकर उन्हें छोड़ देती। ये उसकी शख्सियत की सबसे बड़ी खामी थी। जो चीज उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती, वो कुछ ही दिन के बाद बेकदरी से उसके कमरे में रुल रही होती। पता नहीं, कुछ कमी है, कुछ न होने का एहसास है जो मुझे खुलकर खुश नहीं होने देता। उसने पहली दफा बेतकल्लुफी से अपने ख्यालात का इजहार किया। मसलन, किंजा ने जैसे ही गर्दन मोड़कर रूमी की तरफ देखा, उसे झटका लगा, क्योंकि उसकी नजर रूमी के साइड के खिड़की के शीशे से पार होती बाहर सड़क पर जस्टिस महमूद की बेटी की हैवी बाइक पर पड़ी। वो न जाने कब से उनके ताक़ुब में था। उसने रूमी को बताए बगैर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या कह रही थी तुम? किंजा ने खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने के लिए यूं ही पूछा। वो बैक मिरर से रोहेल को देख रही थी, जो थोड़ा पीछे रह गया था। तकदीर का हाथ बहुत बेरहम होता है। वो जिन लोगों पर बेदरेग दोनों हाथों से लुटाती है, उनको भी मुकम्मल खुश नहीं होने देती। उनको जिंदगियों का भी कोई ना कोई एक कोना तशना रखती है, ताकि लोग भिखारियों की तरह सर झुकाए उसके सामने गिड़गिड़ाते रहें, एड़ियां रगड़ रगड़ कर उससे मांगते रहें। लेकिन फिर भी ख्वाहिशों की तकमील के जमजम हर किसी के लिए जारी नहीं होते। किंजा गाड़ी चिल्लाते हुए उसकी भड़ास सुन रही थी। रोहेल महमूद अपनी बाइक को दोबारा उसकी गाड़ी के ऐन बराबर ले आया था। किंजा ने किन अखियों से देखा। वो अपनी लेदर की जैकेट से एक छोटा और जदीद किस्म का पिस्टल निकाल रहा था। ओ माय गॉड, ये बास्टर तो वही है, और इसके हाथ में पिस्टल है। रूमी की भी अचानक उस पर नजर पड़ी और वो खिला गई। टेक इट इजी, किंजा ने घबराए हुए लहजे में उसे तसल्ली देना चाहती। गाड़ी रोको, रोहेल बुलंद आवाज में चीखा। वो अपना पिस्टल वाला हाथ फिजा में लहरा रहा था। किंजा ने एकदम खौफजदा होकर ब्रेक लगाई, और रोहेल को, जो वही अचानक ही अपनी बाइक उनके सामने ले आया था, तेज बारिश और फिसलन ज्यादा सड़क पर उसकी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसकी गाड़ी से टकराई, और वो उछलकर बुरी तरह सड़क पर जा गिरा। बारिश से ज्यादा तेज उसके सर से निकलने वाला खून का फुवारा था। उसका सर बहुत बुरी तरह जमीन से टकराया, और कुछ देर तड़पने के बाद उसका जिस्म बिल्कुल साख्त हो गया। उसकी हैवी बाइक भी दूर जा गई। किंजा और रूमी का मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, और उनकी बदकिस्मती थी कि पुलिस की पेट्रोलिंग पर मौजूद गाड़ी लिंक रोड से अचानक ही मेन रोड पर आ निकली, और उन्होंने रोहेल महमूद को अपनी आंखों से उनकी गाड़ी से टकराकर बहुत बुरी तरह सड़क पर गिरते देखा था। दो पुलिस ऑफिसर्स जल्दी से गाड़ी से उतरे और बड़ी सूरत से रोहेल की तरफ पहुंचे। किंजा और रूमी भी गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी। ठंडा यख मौसम उनकी रगों में खून जमा रहा था, लेकिन वो खौफ से थर थर कांप रही थी। आई थिंक ही इज नो मोर। पुलिस अफसर के मुंह से निकलने वाले उस फिक्रे को सुनकर उन दोनों को लगा जैसे मारगला की सारी पहाड़ियां उनके वजूद से टकराकर उनके परखचे उड़ा गई हों, और वो दोनों मुंह पर हाथ रख के सख्त सदमे से रोहेल की तेज बारिश में जमीन पर पड़ी डेड बॉडी को देख रही थी। वो उनके पीछे था, और मौत उसके ताकुब में थी, और जीत अजल ही की होती है। मरी के बादलों के साथ फिजाओं में रक्स करने वाले ओले अब रूही के गालों की सूरत में हर चीज पर सफेद चादर बिछा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर ने चांदी का लिबास जेबे तन कर लिया हो। सड़कों, इमारतों, दरख्तों और हर चीज पर बर्फ ही बर्फ थी। मीर हाउस का पिछला दरवाजा खुला और बरसातियां पहने वो तीनों लड़कियां अपने मिशन की तकमील के लिए बाहर निकली। मौसम की शिद्दत भी इनके ज़हनी आहनी इरादों को कोई दरार न डाल सकी। वो जमीन पर बिछे बर्फ के फर्श पर
एहतियात से चल रही थी। दुरेशेवार का हाथ में छाता, जबकि तोबा ने हाथ में एक टार्च उठा रखी थी और नमीरा के पास एक छापर था जिसमें इस मिशन की तकमील का सामान मौजूद था। उन तीनों ने बड़ी एहतियात से मोहम्मद हादी के घर की छोटी सी दीवार फिलांगी और वो तीनों अब उसके घर में मौजूद थी। जल्दी करो। सर्दी की शिद्दत से तोबा के दांत बज रहे थे। अब क्या उड़ना शुरू कर दें? दुरेशेवार झंझला गई। बको मत, जल्दी लाक लगाओ। तोबा ने गुस्से से दुरेशेवार की तरफ देखा, जो बड़ी एहतियात से मोहम्मद हादी के घर के दाखिली दरवाजे की कुंडी चढ़ा रही थी और मंसूबे के तहत अब उसे बाहर अपना लाक लगाना था। हादी के घर में दाखिल होने का वाहिद रास्ता यही दरवाजा था, जिस पर भारी भरकम कफल अब घर में मौजूद मक्कीनों को अंदर कैद कर चुका था। पोस्टर निकालो। दुरेशेवार ने मिशन की कमांड संभालते हुए अगला ऑर्डर जारी किया। तोबा ने शापर से एक दरमियानी साइज का पोस्टर निकाला और दरवाजे पर चिपसा कर दिया, जिस पर बड़े बड़े हरूफ में ग्वांतानामो लिखा था। नमीरा बाहर के गेट पर लगे ताले में एल्फी डालकर आओ, जल्दी से। दुरेशेवार ने सरगोशी में अगला हुक्म जारी किया। यार, स्नो फॉलिंग बहुत ज्यादा है। हादी के बरामदे में खड़ी नमीरा झिझक कर बोली, बेफिक्र रहो, ये बर्फ तुम्हारे भारी भरकम जिस्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम लोग अपना काम कर चुके हैं। तोबा ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो, जाती हूँ। तुम दोनों सबसे औखा काम मुझे देती हो। रात के अंधेरे में बर्फ के फर्श पर एहतियात से कदम रखती नमीरा बड़ी मुश्किल से हादी के गेट तक पहुंचे और अंदर की तरफ लगे ताले में एल्फी डालकर जैसे ही पलटी, उसका पांव फिसला और बड़ी सूरत से लान के निचले हिस्से में जा गिरी। दुरेशेवार और तोबा ने अपने हलक से निकलने वाले कहकों को बामुश्किल लबों पर हाथ रख के अंदर ही दबाया। हाय मनुसो, तुम लोगों की इंतकामी कार्रवाइयां मरवाएंगी मुझे। वो जमीन पर लेटी दुहाइयां दे रही थी। हिम्मत करो, वरना बर्फ की कब्र में धंस जाओगी। तोबा और दुरेशेवार ने बामुश्किल उसे उठाया और कमरे तक पहुंचाकर उनकी अपनी हालत बुरी हो गई। लेकिन वो मंजर याद करते ही उन दोनों के मुंह से दोबारा हंसी का फुवारा फूट पड़ा, जो नमीरा को सख्त नागवार गुजरा। अल्लाह करे तुम दोनों की दाढ़ में दर्द हो। आतिशदान के ऐन सामने बैठी नमीरा बुलंद आवाज में उन्हें बद्दुआएं दे रही थी। एक तो इतनी बड़ी लाश को हम इतनी मुश्किल से घसीट कर कमरे तक लाए, ऊपर से तुम हमें बद्दुआएं दे रही हो। तोबा ने अपने बाजू दबाते हुए अपनी कजन को खा जाने वाली निगाहों से देखा, जो 2 कंबल लिए भी अभी तक कांप रही थी। हाँ, तो तुम लोगों के इंतकाम की जुलस्ती भट्टी को ठंडा करने के लिए कौन साथ देता है तुम्हारा? नमीरा गुस्से से बोली। चलो इस खुशी में ये गर्मा गर्म चाय पियो। दुरेशेवार ने इलेक्ट्रिक केटल में से बनाई चाय का भाप उड़ाता कप उसके सामने रखा। मैं साथ 3 बॉयल अंडे भी खाऊंगी। नमीरा की अगली फरमाइश पर दुरेशेवार का दिमाग घूम गया। मैंने कौन सी मुर्गियां पाल रखी हैं कमरे में? वो तड़क कर बोली। थोड़ा इंतजार कर लो, रिजल्ट आने वाला है, बहुत अंडे मिल जाएंगे फ्री में। तोबा ने चाय की बुलंद आवाज में चुस्की ली। दोबारा चाय पीते हुए शू की आवाज निकाली तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। दुरेशेवार झुंझला कर तोबा की तरफ पलटी। गला तो तुम्हारा सुबह वो हीरो दबाएगा जब ग्वांतानामो बे जेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलेगा। तोबा ने मुस्कुराकर याद दिलाया। हाँ, तो पंगा किससे लिया था उसने? दुरेशेवार अब चाय में रस भिगो कर मजे से खा रही थी। ग्वांतानामो बे दुनिया की खतरनाक जेल। तोबा याद करके बुलंद आवाज में हंसी। ऐसे इंतकामी मंसूबे तुम्हारे जहन में खुद से आते हैं या कोई स्पेशल ऑनलाइन कोर्स किया है तुमने? नमीरा अपनी कनपट्टी कहनी पर लगी रगड़ पर क्रीम लगाते हुए यूं ही पूछा, इससे पहले कि दुरेशेवार उसकी बात का कोई तीखा सा जवाब देती। उसके कमरे का दरवाजा नाक हुआ। तीनों की रूह फना हो गई। वाल क्लॉक की घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। कौन? दुरेशेवार ने उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए नींद भरी आवाज निकाली। अरसल। नमीरा के बड़े भाई की संजीदा आवाज सुनकर तीनों ने सुकून का सांस लिया। तौबा है,
डरा ही दिया। आप कब आए इस्लामाबाद से? दुरे शवार ने मुंह बनाते हुए दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही वो सामने का मंजर देखकर हैरान हुआ। नमीरा कारपेट पर कंबल ओढ़े नीम दराज थे और उसके साथ वाले फ्लोर किचन पर तोबा बराजमान थी। शाम में ही आ गया था। ये बताओ, मेरा यूएसबी थी तुम्हारे पास? अरसल कायदे आजम यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी कर रहा था और ज्यादातर नूर महल में वहाज भाई और फारिया भाभी के साथ ही रहता था। दोस्ताना मिजाज का हामिल अरसल अपनी बहन नमीरा के बरक्स बहुत नरम फितरत का हामिल था। हाँ, मेरे पास ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम लोग जाग रहे हैं? दुरे शवार हैरान हुई। तुम लोगों के कमरे से आने वाली आवाजें सुनकर अंदाजा हो गया था। सारी फौजें हेडक्वार्टर्स में इकट्ठी हैं। अरसल ने दुरे शवार के रूम को हेडक्वार्टर का नाम दे रखा था, क्योंकि शरारतों के सारे मंसूबे यहीं बैठकर बनते थे। आ जाएं आप भी, चाय पियेंगे? नमीरा ने कहने के बल उठते हुए अपने भाई को दावत दी। नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे अपनी एक असाइनमेंट मुकम्मल करनी है। दुरे शवार, कहाँ है मेरी यूएसबी? अरसल को याद आया कि वो किस काम से आया था। इसके लिए तुम्हें मीरू भैया से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की लैपटॉप पोर्ट में लगी हुई है। दुरे शवार ने मुस्कुराकर बताया। ओ नो, लैपटॉप तो ले गया वो खारियां। अरसल हल्का सा मायूस हुआ। खारियां? क्या मतलब? अभी 2-2.5 घंटे पहले तो नीचे मुलाकात हुई है उनकी तोबा से। क्यों तोबा? दुरे शवार के एकदम पूछने पर वो हल्का सा गड़बड़ा गई। हाँ बिल्कुल। तोबा ने झट इस बात में सर हिलाया। आई डोंट नो, मेरे साथ भी उसकी 2 घंटे पहले ही बात हुई थी और तब वो मरी से निकल रहा था। अरसल ने उनकी मालूमात में इजाफा किया। लेकिन इस तरह अचानक क्यों? उसने तो संडे को जाना था। दुरे शवार परेशान हुई, और जिसे असल में फिक्रमंद होना चाहिए था, वो मजे से बैठी ड्राई फ्रूट्स खा रही थी। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। अरसल ने अपना दामन बचाया। ये कैसे मुमकिन है आपको ना बताया हो? दुरे शवार को बिल्कुल यकीन नहीं आया, क्योंकि वो जानती थी शामिर और अरसल एज फेलोज होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड्स भी थे और एक दूसरे के गहरे राजदान भी। भाई, मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ। तोबा से पूछो, शायद उसे कुछ बताया हो। अरसल के शरारती अंदाज पर तोबा बौखिला गई। उसके हाथ में पकड़ी चलगोजों की प्लेट छूटकर नीचे कारपेट पर जा गिरी। अरसल और दुरे शवार के साथ साथ नमीरा ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर ऐसी हवाएं उड़ रही थी जैसे वो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। मरी में मोहम्मद हादी की सुबह का आगाज बड़े हंगामा खेज अंदाज में हुआ था। मुलाजिम गुलखान ने उन्हें बताया कि बाहर का दरवाजा किसी ने लाक कर रखा है। किचन की खिड़की की सलाख तोड़कर गुलखान बाहर निकला तो एक मोटा ताजा ताला उसका मुंह चढ़ा रहा था, और जब उसने घर के गेट को खोलकर बाहर जाना चाहा तो मालूम हुआ था कि पहले से अंदर लगे लाक के साथ भी कोई कारस्तानी हो चुकी है। उस बर्फानी मौसम में 2 तालों को तोड़ना और फिर गेट की कुंडी ही उखड़ गई थी। गुलखान बड़ी मुश्किल से किसी बंदे को ढूंढ कर लाया था, जिसने गेट की कुंडी को दोबारा उसकी असली हालत में जोड़ा था। दूसरा गुलखान रात को गीजर जलाना भी भूल गया था, और इस सारे चक्कर में दिन के 12 बज चुके थे, और इस वक्त ऑफिस जाना खुद अपने पांव पर कलाड़ी मारने के मुतरादिफ था, क्योंकि डीएफओ के विजिट की इतला उन्हें आ चुकी थी। तुम मानो या न मानो, सारी बेहुदगी उसी दुरे शवार गैंग की है। मोहम्मद हादी ने गुस्से में बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया। जाहिर है, और कौन कर सकता है हमारे साथ ये हरकत? साथ कंबल में बुकन मारे दोनों पांव सोफे पर रखे बैठा, हाथों को रगड़कर सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहा था। खामखा ऑफिस से भी छुट्टी करना पड़ गई। अब मंडे को इस डीएफओ की झाड़ सुनना पड़ेगी मुफ्त में। हादी बेजारी से गोया हुआ। वैसे बड़ी ही कुछ शैतानी दिमाग हैं इन लड़कियों के। साद ने मुस्कुराते हुए थर्मास से गर्मा गर्म चाय कप में उंडेली। ये तो खुली गुंडागर्दी है। हादी का चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हुआ। गुंडागिरी नहीं, दादागिरी। साद ने हंसकर लुकमा दिया। इनको जरा भी किसी का खौफ नहीं। हादी ने गुस्से में गर्मा गर्म चाय का कप मुंह से लगाया।
ویسے گھر کو نام بہت مزے کا دیا ہے، گوانتا نامو بے۔ سعد کو ایک دم ہی یاد کر کے ہنسی آ گئی۔ میں آج ہی میر حاکم علی کو جا کر بتاتا ہوں ان کے گھر کی عورتوں کی کارستانیاں۔ ہادی کا بلڈ پریشر ایک دفعہ پھر ہائی ہوا۔ لیو اٹ یار، خام خواہ سے بات بڑھ جائے گی۔ سعد نے بوکھلا کر اس کی شکل دیکھی۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ اگر اس سلسلے کو یہی نہ روکا گیا تو ان کی بے خودیوں کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ ہادی نے ناشتے کی ٹرے کو اپنی طرف کیا۔ اس سارے ہنگامے میں صبح کا ناشتہ بھی خاصا لیٹ ہو گیا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ارسل سے بات کروں گا، اس سے اچھی گپ شپ ہے میری۔ سعد نے اسے تسلی دی۔ اب یہ ارسل صاحب کون ہیں؟ ہادی نے بیزاری سے ٹوسٹ پر جیم لگایا۔ میر حاکم علی کا نواسا اور میر محتشم علی کا بھانجا اسی گھر میں رہتا ہے، اور اکثر واک پر اس کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے میری۔ اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ ضرور بات کرنا، ورنہ میں زیادہ دیر تک لحاظ نہیں کروں گا۔ ہادی کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، ذرا ٹی وی اسکرین پر دیکھو، عالیہ آنٹی کتنی گریسفل لگ رہی ہے۔ سعد کے ہلکے پھلکے انداز پر اس نے ٹی وی پر نظریں دوڑائیں اور اپنی پیرنٹس کو دیکھ کر ان کا سارا اشتعال اور غصہ جھاگ بن کر فضاؤں میں تحلیل ہو گیا۔ بیرسٹر عالیہ قریشی گرے کلر کے سوٹ کے ساتھ نیوی بلو شال میں ڈائس پر کھڑی انتہائی ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ اسلام آباد کریسنٹ لائنز کلب میں سیمینار کی فوٹو چل رہی تھی۔ عالیہ قریشی کے بعد کیمرہ مین عبداللہ قریشی صاحب کو بھی خطاب کرتے ہوئے دکھایا رہا تھا۔ اسٹیج کے بیک گراؤنڈ میں لگے بینرز پہ آج کا سیمینار کا ٹاپک تحریر تھا، رول آف یوتھ ان ایریڈیشن آف کرپشن۔ سیمینار کے اختتام کے بعد بھی بے شمار ٹی وی کیمروں کی روشنیوں نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ دونوں بڑی ہی متاثر کن شخصیت کے حامل تھے۔ عالیہ قریشی تو خود تو بیرسٹر تھیں اور ان کے شوہر قومی احتساب بیوروکریٹس میں ڈائریکٹر جنرل کے اہم عہدے پر فائز تھے، اور دونوں ہی کئی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ کیمرہ اب عبداللہ قریشی کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ سیاہ سوٹ میں ان کی کنپٹی سے جھانکتی سفیدی ان کے وقار میں کئی گنا اضافہ کر رہی تھی۔ ان کی گفتگو کا انداز اور لہجہ متاثر کن تھا، اور ان کے دلائل میں بہتے دریا کی سی روانی تھی۔ ان کی بڑی وجہ ان کے وسیع مطالعہ اور متاثر کن اکیڈمک ریکارڈ تھا۔ ہادی نے جلدی سے ٹی وی کا آواز کا والیوم بڑھایا۔ اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھنا ان کو بڑی فطری سی خوشی کا احساس بخشا تھا۔ میم، اینٹی کرپشن ڈے پر آپ ہمارے ناظرین کو سادہ اور آسان الفاظ میں بتائیں گی کہ اصل میں کرپشن ہے کیا؟ ایک نیوز چینل کے رپورٹر کے سوال پر مسز عالیہ قریشی کے ہونٹوں پر بڑی دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کا ہر وہ عمل جو قانونی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی اور مذہبی حدود سے تجاوز کر جائے، کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہم اپنی سوسائٹی سے آخر کیسے کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ ایک اور نیوز رپورٹر نے ان کے شوہر عبداللہ قریشی کو گھیرا۔ دیکھیں، کرپشن کا خاتمہ کسی ٹارگٹ سے نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل سے ہونا چاہیے۔ عبداللہ قریشی کا انداز خاصا باروب تھا۔ شاید اس کی وجہ وہ پوسٹ تھی جس پر وہ کافی عرصے سے تعینات تھے۔ وہ کیسے؟ آپ اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ کرپشن کبھی بھی چند سیاست دانوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے کرپٹ لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کو فروغ دینا ہوگا، معاشرتی تفریق کو ختم کرنا ہوگا، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو سب کے لیے یکساں کرنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب بیرسٹر عالیہ قریشی کی طرف سے بڑے تحمل اور متانت بھرے انداز میں آیا تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ آنٹی عالیہ جہاں بھی ہوں پورے ماحول پر چھا جاتی ہیں۔ سعد نے کھلے دن سے انہیں سراہتے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز کم کی۔ ماشاءاللہ بہت کمپوزڈ اور سٹرونگ نروز کی حامل ہیں تمہاری مدر۔ یہ اپنی پروفیشنل لائف میں جتنی کمپوزڈ اور سٹرونگ نروز کی حامل ہیں، اپنی پرسنل لائف میں اتنی ہی ایموشنل ہیں۔ ہادی نے ہنس کر تصحیح کی۔ لیکن تمہارے معاملے میں
سعد نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، میرے معاملے میں تو بہت پوزیسو ہے۔ وہ بڑے دل سے مسکرائے۔ تمہیں پتا ہے، میں پری میچورڈ بیبی تھا اور ایک ماہ مجھے نرسری میں رکھنا پڑا اور ایک مہینہ مما نے پراپر کھانا نہیں کھایا تھا، اور میری پیدائش میری سگی پھپھو کے ہاتھوں ہوئی تھی جو بہترین گائناکولوجسٹ تھی۔ لیکن جب تک میری کنڈیشن اسٹیبل نہیں ہوئی، مما روزانہ پھپھو سے لڑتی تھی کہ تم نے میرا کیس خراب کر دیا۔ ہادی نے ماضی کو چند چیزوں کو پہلی دفعہ ساتھ سے شیئر کیا۔ ہاں، اتنا تو پتا ہے مجھے، پورے 13 سالہ بعد قدم رنجا فرمائے تھے تم نے دنیا میں۔ سعد نے مسکراتے ہوئے ٹسٹ پر جیم لگایا۔ مما نے میرے ایک دن کی تصویروں کا ایک پورا ریکارڈ مرتب کر رکھا ہے۔ ہادی کی بات پر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ اسی وقت ہادی کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف مناہل تھی، اس کی پھپھو ذات۔ ہاں بھائی منو، پہنچ گئی ہو گھر؟ سعد نے اس کی کال اٹینڈ کرتے ہی اسے چھیڑا۔ سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بہت کم لوگوں کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بات کرتا تھا۔ جی جناب، میں تو پہنچ گئی ہوں، تم اپنی خیر مناؤ۔ مناہل کھلکھلا کر ہنسی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی شرارت بھری ہنسی پر الجھا۔ عالیہ مومانی کا موڈ سخت آف ہے، پتا ہے نا؟ آج ویڈنگ اینیورسری ہے ممو مومانی کی۔ مناہل کی بات پر وہ ہلکا سا بو کھلایا۔ او مائی گاڈ، میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ ابھی پہنچتا ہوں میں گھر، تم ماں کو ذرا ریلیکس کرو۔ میں تو کر لوں گی، لیکن تم ان کے لیے گفٹ لانا مت بھولنا۔ اس کی اگلی بات پر وہ ہلکا سا پریشان ہوا۔ تمہیں پتا ہے نا، مجھے لیڈیز شاپنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں۔ گھر پہنچ کر میں تمہیں بیل دوں گا، فوراً باہر نکل آنا۔ سپر مارکیٹ سے کچھ لے آئیں گے۔ اس نے جلدی پلان بنایا۔ اوکے، جلدی پہنچو، میں نے کیک پیک کروا لیا ہے۔ مناہل نے اسے مسکراتے ہوئے کال بند کی۔ کیا ہوا؟ سعد نے پریشانی سے پوچھا۔ یار، مما پاپا کی ویڈنگ اینیورسری تھی اور میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اب بھی ممونہ بتاتی تو ماں تو مجھے سچ مچ قتل کر دیتی۔ منو، یہ کون ہے؟ پہلی دفعہ نام سنا ہے یہ، سعد نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ میری کویت والی پھپھو کی بیٹی ہیں، اکنامکس میں ماسٹرز کر رہی ہے اور بچپن سے ہی ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے ہاسٹل شفٹ ہو گئی ہیں، لیکن آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہادی کی اطلاع پر وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ خاصی فریکنس لگتی ہے تمہارے ساتھ۔ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ کوئی چکر وکر تو نہیں؟ گدے رضائی بہن ہے میری۔ ہادی نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ رضائی بہن؟ وہ کیسے؟ میری پیدائش پر مما بہت بیمار ہو گئی تھی اور باہر کا دودھ سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو میری پھپھو نے پورے 2 ماہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی فیڈ کروایا تھا اپنا۔ ہادی نے اس بار ذرا تفصیل سے بتایا۔ او سوری یار، سعد ایک دم شرمندہ ہوا۔ اب تم بیٹھ کر شرمندہ ہوتے رہو، مجھے فوراً نکلنا ہے، ورنہ مما کا پارا مہنگائی کی طرح بڑھتا جائے گا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس کے کمرے کی کھڑکیوں کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور دوسری طرف درے شوار کے کمرے کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ ساؤنڈ سسٹم پر بلند آواز میں پھر وہی منوس گانا گونج رہا تھا جس سے ہادی کو چڑ ہو گئی تھی۔ گھوڑے جیسی چال، ہاتھی جیسے تم، او سامن راجا، کہاں سے آئے ہو تم؟ مجھے روم تبدیل کر لینا چاہیے، اس نے بیزاری سے کھڑکی بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، اور واپسی پر اس پر عمل درآمد کرنے کا بھی طے کر لیا، کیونکہ درے شوار کے کمرے کی کھڑکی سے اسے بہت سی ان کہی کہانیوں کی سرگوشیاں آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور وہ کسی ایسی داستان کا مرکزی کردار نہیں بننا چاہتا تھا۔ F8 سیکٹر میں واقع نور محل کا اندر کا موسم آج باہر کے موسم سے زیادہ سرد تھا۔ وحاج کا موڈ انتہائی بگڑا ہوا تھا اور فارحہ بابی سہمے ہوئے انداز میں اپنے وارڈ روب کے اندر سے ان کی پرپل کلر کی شرٹ ڈھونڈ رہی تھی۔
جس کی آج ان کی مزاجی خدا کو اچانک ہی یاد ستانے لگی تھی۔ آج کے تاریخ میں ملے گی شرٹ یا فاتحہ پڑھ لوں اس پر؟ اس کا تلخ لہجہ فاریہ کے ہاتھ پیر پھلا رہا تھا۔ یہیں رکھی تھی میں نے، وہ خوف زدہ انداز میں گویا ہوئی۔ پیچھے ہٹو، تم سے کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہے بھلا؟ عجیب نحوست پھیلا رکھی ہے میری زندگی میں پچھلے 4 سال سے۔ وہاج نے غصے سے اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور خود وارڈروب میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ امی نے بھی ملازموں کی ساری فوج اکٹھی کر رکھی ہے مرے میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ 2-4 ڈھنگ کے نوکر یہاں بھی بھجوا دیں۔ بہو تو اس دنیا کی جہان کی سست اور بیمار روح ہے، اسے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا، مجھے اور گھر کو کیا خاک سنبھالے گی؟ وہاج کا فشار خون بلند ہوتا جا رہا تھا۔ آپ دوسری شرٹ پہن لیں، فارحہ نے ہلکا سا جھجک کر مشورہ دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ انہوں نے پلٹ کر غضبناک نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس پر آج کل انہیں کچھ زیادہ ہی غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ فاریہ ظہیر کو 4 سال پہلے جانے والا کوئی بھی شخص اب دیکھتا تو شاکڈ رہ جاتا۔ پنجاب یونیورسٹی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ لڑکی کا سارا اعتماد اس کے شوہر وہاج نے شادی کے پہلے 4 مہینوں میں ہی ختم کر دیا تھا۔ بات بے بات لڑائی جھگڑے، طنزیہ لہجہ اور 4 لوگوں میں بیٹھ کر اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اس کے شوہر کا مرغوب مشغلہ تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی فارحہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہونے کی اصل وجہ وہ خود نہیں، اس کے شوہر کی میڈیکل رپورٹس تھیں۔ اس بات کے بعد تو وہاج نے اسے اس قدر دبا دیا تھا کہ میر فیملی کی سبھی خواتین اس کے ذمہ دار فارحہ کو ہی ٹھہراتی تھی، کیونکہ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہاج ایک ایک بندے کو پکڑ کر اپنی بیوی کو مورد الزام ٹھہرا چکا تھا، اور فارحہ کے ہونٹوں پر ٹھہری خاموشی نے خود بخود اس بات کی سچائی پر اپنی مہر ثبت کر دی تھی۔ فارحہ کی کمزوری اور خاموشی کی ایک وجہ اس کے میکے کے حالات تھے۔ اس کے والد نے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچی اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی ایک اڈیر عمر ایکٹریس سے کر لی تھی، اور وہ خاتون اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس کے گھر پر قبضہ جما چکی تھی۔ چنانچہ اس کے والد نے افراتفری میں اپنی دونوں بیٹیوں کو کسی بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکا اور بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ اس کی دوسری بہن بھی اپنے گھر میں خوش نہیں تھی، لیکن دونوں کو گلے میں پڑا ڈھول ہر حال میں بجانا تھا، کیونکہ میکے میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ بات وہاج بہت اچھے سے جانتا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ جاہل عورت، یہ ہے وہ شرٹ جو تم گولا بنا کر وارڈروب میں پھینک چکی تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ شرٹ نکال کر سامنے لے آیا۔ فارحہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کرتا ہوں تمہارا بھی علاج۔ اس نے سیل فون پر اپنی والدہ تاجدار بیگم کا نمبر ملایا۔ امی، یا تو اپنی اس پھوڑ اور اس دنیا جہان کی سست بہو کو مری بلوا لے اپنے پاس، یا پھر سندر کو شام سے پہلے بھجوا دے یہاں۔ وہ اپنے منصوبے کی راہ کامیابی سے ہموار کر چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا پھر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تمہارا فارحہ سے؟ وہ دوسری طرف سے گھبرا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ کوئی لمبا پنگا ہو جائے اور واپسی کی کوئی راہ نہ بچے، اس منوس عورت کو سمجھا دے اپنی زبان میں، اگر اس سے گھر نہیں سنبھلتا تو چلی جائے اپنے باپ کے گھر، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہاج کا مشتعل لہجہ تاجدار بیگم کے ہاتھ پیر پھولا گیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ پتا بھی تو چلے۔ اس عورت سے میری چیزیں تک سنبھال کر نہیں رکھی جاتی، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی چیز گم کر دیتی ہے، سارا دن اسے کیبل اور ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، اور آخر کام ہی کیا ہے اسے؟ وہ متنفر لہجے میں مزید گویا ہوا۔ شکر نہیں کرتی کہ میر وہاج علی کی بیوی ہے، یہ پیر دھو دھو کر بھی پیے تب بھی کم ہے۔ ابھی 3 حرف بھیج کر اس کے باپ کے گھر بھجوا دوں تو اس کی ایکٹریس ماں 3 دن میں دماغ درست کر دے گی اس کا۔ اس کا زہر آلود لہجہ فارحہ کے دل کو آری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اچھا تم بھی تھوڑا تحمل سے کام لیا کرو، بھجواتی ہوں سندل کو شام تک، بہت پھرتیلی لڑکی ہے، سارا کام سنبھال لے گی۔ ارجمند بیگم کے منہ سے نکلنے والی بات نے وہاج کی روح کو اندر تک سرشار کر دیا تھا، لیکن یہ موقع نرمی دکھانے کا نہیں تھا۔ اس سندل کو بھی اپنی زبان میں
समझा कर भिजवाइएगा, जरा सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वहाज ने अभी भी अपनी टांग ऊपर ही रखी थी। तुम खुद भी थोड़ा समझ जाओ तो बेहतर है, हर वक्त अपने दाजी की तरह तोप के दहाने पर बैठे रहते हो। अर्जमंद बेगम अपनी औलाद की ज्यादा तरफदारी करने की कायल नहीं थी। फारिया कहाँ है? फोन दो उसे, बात करो अम्मी से। उसने बदतमीजी से अपना सेल फोन बेड पर उसकी तरफ फेंका। जी पुप्पो। फारिहा ने गरम गरम आंसुओं के गोले को बामुश्किल निकला। दूसरी तरफ हमेशा की तरह ताजदार बेगम ने उसे नरमी से समझाना शुरू कर दिया था, और ये वही बातें थीं जो वो पिछले 4 साल से सुनती आ रही थी। इनमें कुछ भी नयापन नहीं था। कुरैशी विला बोगनवेलिया की गुलाबी बेलों से ढका एक खूबसूरत बंगला था, जो इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के ऐन सामने वाक़या था। इस घर के वसीओ अरीज लान के ऐन दरमियान में एक छोटा सा स्विमिंग पूल था। इस घर में मुकीम 3 अफराद मोहब्बत की एक मजबूत डोर में बंधे हुए थे। इस वजह से यहाँ आने वाला कोई भी नया बंदा इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग और बेतकल्फी से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता था। सियाह गेट से बाहर अब्दुल्ला कुरैशी की होंडा कार गाड़ी का हॉर्न बजा। चौकीदार ने बड़ी मुस्तैदी से गेट के दोनों पट वाक किए। गाड़ी सबक रफ्तारी से सुरमई तारकोल की सड़क पर गोया बहती हुई पहुंच तक पहुंची, और वहां पहले से मौजूद होंडा सिविक को देखकर उनके चेहरे पर बड़ी पिदराना शफकत भरी मुस्कुराहट दौड़ी थी। उनका पीए जल्दी से उनका ब्रीफ केस और फाइलें गाड़ी से निकालने लगा। खावर, गाड़ी की बैक साइड पर रखा फोल्डर भी मेरी स्टडी रूम में रख देना, उन्होंने बगैर मुड़े पीए से कहा, और शाह बलोत की लकड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। सामने उनकी भांजी मनाहिल मुलाजमा से खाने की टेबल सेट करवा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामू, वो बड़े पुरजोश अंदाज में उनकी तरफ पड़ी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी मन्नो, उन्होंने मोहब्बत से उसके अपने साथ लगाया। फाइन, आपको पता है मोहम्मद हादी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उसने अपनी तरफ से उन्हें इतला दी। देख चुका हूँ उस नालायक की गाड़ी, बम्पर थोड़ा टूटा हुआ है, लगता है फिर कहीं से ठुकवा लाया है। उनके लहजे में बेटे के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वो तेज तेज चलते हुए लॉन्च की सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़े, और जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला, अंदर वही मंजर उनका मुंतजिर था जो वो पिछले कई सालों से देखते आ रहे थे। जेंटलमैन, ख्याल आ गया तुम्हें अपनी माँ का? कुरैशी साहब ने कमरे में दाखिल होते हुए उसे छेड़ा। हादी की ये बचपन की आदत थी, वो हर वक्त अपनी माँ के साथ चिमटा रहता था, और वो भी जॉब से आने के बाद एक लम्हे को भी अकेला नहीं छोड़ती थी। अपनी प्यारी माँ का ख्याल बोलता ही कब है मुझे, उसने भी दो बदू जवाब दिया। वैसे भी कुरैशी विला वाहिद जगह थी जहाँ मोहम्मद हादी को देखने वाले कभी इस बात का यकीन न करते कि वो इस कदर हंसमुख, शरारती और नरम दिल भी हो सकता है। बाहर की दुनिया में उसका इमेज बहुत संजीदा और किसी हद तक रूड मशहूर था, और उसने कभी इसकी तस्दीक करने की भी कोशिश नहीं की थी। आलिया मस्का लगा रहा है तुम्हें, पता है ना, पूरे 7 दिन बाद आया है ये घर। कुरैशी साहब ने कोट उतारते हुए शरारती अंदाज में अपनी बेगम को भड़काने की कोशिश की। बाबा, वैसे बात बड़े ही कोई अफसोस की बात है। वो फौरन उठकर तासुफ भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। खुद आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, इस तरह किसी के जज्बात को मुश्तल करना भी जज्बाती करप्शन के जमरे में आता है। उसने साइड मेज पर रखी फलों की टोकरी से एक सेब निकाला और मजे से खाने लगा। लो, मैंने कौन सी गलत बात की है, आखिर मरी ही ना, वो कितना दूर है। तुम्हें अपनी माँ की फीलिंग्स का ख्याल होना चाहिए, आखिर कोई इकलौती औलाद हो उसकी। वो बज़ाहिर आलिया बेगम की तरफदारी कर रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उनकी शरारत समझ चुकी थी। अम्मा, आपको शरपसंद नासिर की बातों में आने की कतन जरूरत नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि कुछ लोग माजी में भी ऐसी हरकतें करके हमारे तल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। उसने माँ का हाथ मजबूती से दबाकर शोखी से कहा। मैं सब जानती हूँ बेटा, उन्होंने उसे मोहब्बत से उसके माथे का बोसा लिया। ख़वातीनो हजरात, खाना लग चुका है टेबल पर, आप लोग तशरीफ ला सकते हैं। मनाहर ने हल्का सा अंदर झांक कर बुलंद आवाज में ऐलान किया। देख लो मन्नो, आज अपना बेटा आया है तो आपको भी कोई लिफ्ट नहीं। कुरैशी साहब का मूड आज खासा फ्रेश था। मम्मा,
آپ کے شوہر نامدار گھر کا ماحول خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہادی نے عالیہ بیگم کو بھڑکایا اور اس میں کافی کامیاب بھی رہا۔ عبداللہ صاحب، اپنی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ سے اٹھی۔ کیوں، کیا ہوا میری عمر کو؟ کل تمہارے چیمبر میں تمہارے کلائنٹ کے ساتھ آنے والی بچی بھی کتنے غور سے دیکھ رہی تھی مجھے۔ ماموں، آپ کی شکل ملتی ہوگی اس کے فادر سے۔ مناہل نے اپنا نچلا ہونٹ دبا کر شرارت سے کہا تو ہادی اور عالیہ بیگم بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بھانجی، آپ سے مجھے اس طوطا چشمی کی امید نہیں تھی۔ وہ منسوئی ناراضگی سے گویا ہوئے۔ سوری ماموں، مناہل نے کان کھجاتے ہوئے معذرت کا اظہار کیا۔ وہ قریشی صاحب کی کویت میں مقیم اکلوتی بہن کے 3 بچوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، اور پڑھائی کے سلسلے میں گزشتہ بہت سالوں سے پاکستان میں مقیم تھی۔ قریشی صاحب اور عالیہ بیگم نے پوری کوشش کی کہ وہ انہی کے ساتھ گھر میں رہے، لیکن وہ دونوں ہی اپنی جابز اور پروفیشنل مصروفیات کی بنا پر مصروف رہتے تھے۔ اس لیے کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد وہ بور ہو کر ہاسٹل میں مقیم ہو گئی تھی۔ اس کی ہادی کے ساتھ بے تحاشا دوستی تھی، حالانکہ وہ اس سے 2-3 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ اسے دھڑلے سے صرف ہادی کہتی تھی۔ اب تو اس کی والدہ نے بھی اس بات پر اسے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں بھائی منو، کیا بنایا ہے؟ ہادی ڈونگے اٹھا اٹھا کر اندر جھانکنے لگا۔ تمہارا فیورٹ حلیم، کیما، مٹر اور نہاری۔ مناہل کی بات پر وہ مسکرایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی گھر ہوتی اس کی پسند کی کوکنگ کرنا اس پر واجب ہو جاتا تھا۔ چلو پھر اسی خوشی میں ڈنر کے بعد آئس کریم اور پھر ڈرائیونگ پر چلتے ہیں۔ ہادی نے مسکرا کر سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ اور ہم بوڑھے لوگ، قریشی صاحب نے مسکرا کر لقمہ دیا۔ آپ کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے بابا، لے کر جائیں نا مما کو کوئی مووی شووی دکھانے یا لانگ ڈرائیو پر۔ کم از کم آپ کو آج کے دن تو مما کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ ویسے تو پورا سال ذرا سا خیال نہیں ہوتا آپ کو ان کا۔ ہادی نے انہیں چھیڑا اور وہ اس کی بات سمجھ کر کہکا لگا کر ہنسے۔ ہاں ہاں، ہنس کر ٹال دیا کریں ایسی باتوں کو، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ۔ عالیہ بیگم حقیقتاً برا مان گئی۔ بہت خبیث روح ہو تم، لگا دیا نا اپنی ماں کو میرے پیچھے۔ الحمدللہ، اپنی صلاحیتوں پر کبھی غرور نہیں کیا، آخر کو بیٹا کس کا ہوں۔ ہادی نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، جو کھانا بھول کر اب عالیہ بیگم کو منانے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ مناہل بھی مزے سے عبداللہ صاحب کو منتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ توبہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے آتش دان کے قریب رکھی راکنگ چیئر پر انابیہ اپنی گود میں مظہر الاسلام کی کتاب محبت مردہ پھولوں کی سفنی رکھے آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے توبہ کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے چپکے سے کتاب اٹھائی، سامنے چند لائنوں کو انڈر لائن کیا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ محبت بڑی شفاف چیز کسی آئینے کی طرح، محبت بڑی شفاف چیز ہے کسی آئینے کی طرح، اس پر ہلکا سا ناگواری کا کوئی میلا چھینٹا بھی فوراً دکھائی پڑ جاتا ہے۔ ہر سچی اور خالص چیز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا ناخالص احساس بھی یکدم برا لگنے لگتا ہے۔ اس لیے کسی بھی میلے لفظ، جملے کا جدائی یا دل کی کسی غافل دھڑکن کی وجہ سے محبت کے سیب کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ توبہ نے سر اٹھا کر اپنی بہن کے افسردہ چہرے کو دیکھا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے دنیا مافیا سے بے خبر گہری سوچوں کے سمندر میں غلطاں تھیں۔ بیا، اس نے آہستگی سے اسے پکارا۔ انابیہ نے آنکھیں کھولی جو دمکتے ہوئے کولوں کی طرح سرخ تھی۔ یہ اتنی مشکل چیزیں کیسے سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ اس نے مظہر الاسلام کی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے محبت کی اتنی پیچیدہ فلسفے کی سمجھ نہیں آتی۔ محبت جس کو سمجھ آ جائے اس سے کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ذرا اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ توبہ نے منہ بنایا۔ جب محبت کسی دل پر وحی کی طرح اترتی ہے
तो कायनात के सारे राज उस पर आश्कार होने लगते हैं। अनकही कहानियों के रम समझ में आने लगते हैं। अफसानवी किरदारों की हकीकतें खुलना शुरू हो जाती हैं। मोहब्बत में क्या कहूँ, क्यों और कब नहीं होता, सिर्फ हाँ और जी की गर्दान होती है। मोहब्बत अना के मकबरे पर बैठकर हर वक्त खुद को मिटाने का नाम है। वो खिला के किसी नादीदा नुक्ते पर आंखें जमाए किसी और जहान में पहुंची हुई थी। बुरहान भाई से मोहब्बत करती हैं ना आप? तोबा ने इस दफा बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। क्या अब भी इस सवाल के जवाब की जरूरत है? अनाबिया ने उसे लाजवाब किया। और वो करते हैं आपसे? तोबा का अजीब सा लहजा उससे वो बात समझा गया जिसे वो जानबूझकर समझना नहीं चाहती थी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसने नजरें चुराकर कहा। किस दौर में रहती हैं बिया आप? यकतरफा मोहब्बतों का जमाना गुजर गया। मोहब्बतें कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी पर चलती हैं। तीबा उससे छोटी लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखती थी। क्या मुझे जाकर उनसे चाहत की भीख मांगनी चाहिए? एक इस्तेजाइया मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। भीख क्यों? अपना हक मांगे। आखिर को नकाह हुआ है आपका उनके साथ। उसे बहन की हालत देखकर बुरहान पर गुस्सा आ गया। निकाह के चंद बोलों से अगर दिलों में चाहत की फसल उग आती तो आज दुनिया के सारे शादीशुदा जोड़े बड़े खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते। अनाबिया फीके से अंदाज में जबरदस्ती मुस्कुराई। तो फिर छोड़ दे उन्हें, अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाए। करीब रहकर सुलगने से बेहतर है बंदा किसी मकाम पर बिछड़ जाए। तोबा ने उसे समझाने की कोशिश की, जो उसे खासी महंगी पड़ी थी। जब खुद इस सिचुएशन से गुजरोगी तो तब पूछूंगी। वो बुरा मान गई थी। क्या मतलब? तर्के मोहब्बत का मशवरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन इस पर अमल दरामद करने से पहले ही बंदा कोयलों के दहकते फर्श पर नंगे पांव आन खड़ा होता है। मोहब्बत से जितना दूर भागो वो इतना ही आपके ताकू में आती है। थक हार कर कहीं बैठ जाओ तो वो मुंह पर हाथ रख कर हंसती है। अपने दिल में उसकी कब्र बना लो तो हर रोज पहले खुद मरना पड़ता है। अनाबिया तल्ख लहजे में गोया हुई। बेफिक्र रहें, मैं इन चीजों पर यकीन नहीं रखती। क्या फायदा ऐसी अनदेखी आग में सुलगने का? वो बेफिक्री से मुस्कुराई। तुम कह सकती हो, क्योंकि तुम खुद अभी इस स्टेज से नहीं गुजरी। बुरहान की तरह तुम किसी और के तड़पने का तमाशा देख रही हो अभी। अनाबिया की बात पर उसे करंट लगा। वो कमर पर हाथ रखकर लड़ाका अंदाज में बिल्कुल उसके सामने आन खड़ी हुई। किसके तड़पने का तमाशा देख रही हूं मैं? शामिर के। अनाबिया के मुंह से निकलने वाले अल्फाज तोबा को लगा जैसे वो मीर हाउस की छत उन पर आन गिरी हो। वो बात जो उसने अपनी तरफ से जमाने भर से छुपा रखी थी, वो उसकी माँ जाई को न सिर्फ मालूम थी, बल्कि इस हवाले से पहला ताना भी उसी तरफ से मिल चुका था उसे। खनक ठंडी हवा के खुशगवार झोंके ने उसके चेहरे को छूकर तमानियत का एहसास बख्शा। शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में बने जॉगिंग ट्रैक पर भागते हुए शहरजाद ने हैंड फ्री कानों से लगा रखा था। उसका सेल फोन उसकी जैकेट की जेब में था। ये उसका चौथा चक्कर था जब उसे एहसास हुआ कि वो किसी की गहरी नजरों के एहसार में है। वो चलते चलते रुकी और उसने मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखा। सुबह के इस वक्त काफी लोग यहाँ मौजूद थे और हर कोई अपनी धुन में ट्रैक पर भागा जा रहा था, और किसी की भी तवज्जो अपनी तरफ ना पाकर वो संगे मरमर के बेंच पर बैठ गई। जैकेट की जेब से पानी की छोटी बोतल निकाल कर घूंट घूंट पीने लगी। इसी वक्त उसके सेल फोन की मुतरन्नम घंटी बजी। उसने फोन निकाल कर देखा। फेसबुक मैसेंजर से आने वाली हमजाद की कॉल देकर उसके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट उभरी। उसे न जाने क्यों यकीन था कि ये कॉल उसी की होगी। आप तो लड़कियों से भी ज्यादा मुहतात हैं, शहरजाद ने कॉल अटेंड करते ही तंजिया लहजे में कहा। सीधा सा बुजदिल भी कह देती तो मैं माइंड न करता। वो कहका लगाकर अपनी ही बात पर खुद हंसा था। हाँ, वो तो अंदाजा हो रहा है मुझे, वरना अपने डायरेक्ट नंबर से कॉल करते। वो मुस्कुराई। डायरेक्ट डायलिंग भी कर लेंगे,
जिस दिन कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा। वो माने खेज लहजे में गोया हुआ। हाँ, खुशफहमी अच्छी चीज होती है, कम से कम इसकी वजह से जिंदगी तो आसान लगने लगती है। कह सकती हैं आप। वो उसका तंज समझ गया था। अच्छा, तो शालीमार क्रिकेट क्लब भी आते हैं जॉगिंग करने? शहरजाद ने इस दफा डायरेक्ट हमला किया। एक बॉलर वहां नहीं आएगा, और कहां आ जाएगा? दूसरी तरफ वो उसी के अंदाज की दुरुस्तगी पर दिल से मुस्कुराया। पूछेंगे नहीं कि कैसे पता चला मुझे? शहरजाद को हैरानगी हुई। एक इंटेलिजेंट ज़हीन बैरिस्टर से सवाल करने की हमाकत कम से कम मैं नहीं कर सकता। इस दफा उसने शहरजाद को लाजवाब कर दिया। तो कोने खदरों में छुपकर घूरने की बजाय सामने आकर बात करें। इतनी भी खौफनाक नहीं हूं मैं। वो हल्का सा चिढ़कर बोली। मेरे फेवरेट फान कलर में कोई लड़की भला कैसे खौफनाक लग सकती है? उसके शरारती अंदाज पर शहरजाद ने चौंक कर देखा। वो उस वक्त नेवी ब्लू कलर की जीन्स पर फान कलर की जैकेट पहने हुए थी। बहुत खूब, इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। वो थोड़ा संजीदा हुई। जनाब, आप अंदाजों की दुरुस्तगी को छोड़ें और अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स बंद कर दें, वरना बैटरी खत्म होने के बाद प्रॉब्लम होगी। वो उसकी बात पर फौरन बौखलाकर खड़ी हुई। सुबह जब वो घर से निकली तो मुलगजा सा अंधेरा था और गाड़ी की लाइट्स जलाने के बाद वो शायद बंद करना भूल गई थी। बाय द वे, ये मेरी नहीं, मेरी माम की गाड़ी है। वो बात करते करते पार्किंग की तरफ चल पड़ी। जी मुझे पता है, 2 गाड़ियां हैं आपके घर में। एक मिसेस टीना के इस्तेमाल में होती है और दूसरी आपकी छोटी सिस्टर रूमी के पास। अगर कहें तो रूमी की गाड़ी का नंबर भी बता दूं? उसके लहजे में शरारत की फरावानी थी। इसकी जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी गाड़ी का नंबर बता दें। शहरजाद की फरमाइश पर वो बेसाख्ता सा अंदाज में हंसा। मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ गाड़ी? छोटी मोटी बाइक है मेरे पास। उसने साफ डाला था। वो बात करते करते अपनी गाड़ी के पास आन रुकी। उसके बोनट पर एक एक सफेद रंग का खिलता हुआ गुलाब पड़ा था। उसने फूल उठाते हुए चारों तरफ घूम कर देखा। पार्किंग में काफी गाड़ियां थीं और ज्यादातर लोग वापस जा रहे थे। ये फूल आपने रखा है मेरी गाड़ी पर? उसके लहजे में हल्की सी नागवारी आ रही थी। मादरत खां हूं, आपकी आमद कन्फर्म नहीं थी, वरना बीके लेकर आता। ये भी यहीं से तोड़ा है। आफ्टर ऑल रूटीन लाइफ की तरफ पहला दिन था आपका। इससे पहले कि वो उसकी बात का जवाब देती, टीना बेगम की सुबह सुबह आने वाली कॉलों ने उसे हैरान किया, क्योंकि उनकी सुबह 12 बजे से पहले नहीं होती थी। एक्सक्यूज मी, मेरी माम की कॉल आ रही है, बाय। शहरजाद ने जल्दी से टीना बेगम की कॉल अटेंड की, जो हवास बाख्ता अंदाज में बोल रही थी। शेरी तुम कहाँ हो? फौरन घर पहुंचो। माम खैरियत तो है ना? वो हल्का सा वो खिलाई। तुम्हें पता है, रूबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बैरिस्टर महमूद के बेटे के मर्डर के जुर्म में। टीना बेगम की बात पर उसका दिमाग भाग करके उड़ा। इस खबर को सुनने के बाद वो इंतहाई परेशानी से किसी मजाइल की तरह अपनी गाड़ी उड़ाती हुई शालीमार क्लब से निकली। गैब दिमागी के आलम में उसने गाड़ी के हेडलाइट्स तक ऑफ नहीं की। दिमाग में भगोले की तरह एक ही फिक्रा गर्दिश कर रहा था। रोमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है मर्डर के जुर्म में। वो किसी का कत्ल कैसे कर सकती है? शहरजाद का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। पुलिस को यकीनन कोई गलत फहमी तो नहीं हुई होगी, वरना रोमी इतनी बहादुर तो नहीं है। उसने खुद को तसल्ली देना चाहिए। लेकिन पुलिस शक की बिना पर किसी लड़की को क्यों गिरफ्तार करेगी? दिमाग में एक और सोच ने अहाता किया। यकीनन कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। इस सोच के आते उसने गाड़ी की स्पीड लाशौरी तौर पर बढ़ा दी। 110 की स्पीड से चलाती हुई वो एक चौक पर पहुंची। उसने दूर से देखा सिग्नल खुला हुआ था। उसका ख्याल था वो बिजली की तेजी से वहां से गुजर जाएगी, लेकिन अभी वो कुछ फासले पर ही थी कि सबज ग्रीन सिग्नल जर्द हो गया और उसके आगे मौजूद गाड़ी एकदम रुकी, और वो जो ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं थी। इमरजेंसी ब्रेक के बावजूद उसकी गाड़ी ठा करके अगली गाड़ी के टायर से टकराई। ओ नो!
शहरजाद ने इंतहाई शर्मिंदगी से अपना सर पकड़ लिया। वो जानती थी कि गलती सरासर उसी की अपनी थी। ज्यादा स्पीड की वजह से वो अपनी गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख पाई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। आगे वाली गाड़ी से कोई फिक्रमंद अंदाज से नीचे उतरा। उसकी नई कार का बम्पर टूट गया था। मोहतरमा, अपनी गाड़ी एक साइड पर करें। ट्रैफिक वार्डन भागकर उनके पास आया। आई एम सॉरी, मैं मेंटली कुछ डिस्टर्ब थी, इसलिए बर वक्त ब्रेक नहीं लगा सकी। उसने नीचे उतरते ही अपनी गलती का एतराफ किया। वो कोई 26-27 साल का नौजवान था। उसने बड़े तहम्मुल से उसका एक्सक्यूज सुना था। उसने एक नज़र में शहरजाद की गाड़ी का भी मुआयना किया। वहां भी अच्छा खासा डंट पड़ चुका था। आप लोग तय कर लें, अब क्या करना है। पुलिस कांस्टेबल अपनी जान छुड़ाकर दोबारा चौक में जा चुका था। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी वजह से आपकी गाड़ी का बम्पर टूट गया। शहरजाद ने दिल ही दिल में नुकसान का तखमिया लगाया। इट्स ओके। दूसरी जानब कमाल बेनियाजी का मुजाहरा हुआ। शहरजाद ने उलझकर उसका चेहरा देखा। वो उसका मतलब समझ नहीं पाई थी। प्लीज डोंट वरी, आपका जितना नुकसान हुआ है मैं अभी पे कर देती हूँ। शहरजाद ने अपनी गाड़ी की अगली सीट पर रखा हैंड बैग उठाया। इसकी जरूरत नहीं, नुकसान तो किसी से कहीं पर भी हो सकता है, मैं खुद ही ठीक करवा लूंगा। टेक केयर। वो ब्रिटिश इंग्लिश लहजे में बड़ी रवानी से इंग्लिश बोलता हुआ उसे हैरान कर गया। इससे पहले कि वो उससे मजीद एक्सक्यूज करती, टीना बेगम की सेल पर आने वाली कॉल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो सेल फोन कान से लगाकर थोड़ा साइड पर हुई। शहरी, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ टीना बेगम सख्त जंजलाही हुई थी। माम, आई एम जस्ट कमिंग, प्लीज वेट। अपनी पेशानी मसलते हुए उसने उन्हें दिलासा दिया। हरी अप, गाड़ी की जरूरत है मुझे। उसके लहजे में परेशानी का अंसर नुमाया था। डोंट वरी माम, बी रिलैक्स, आई एम कमिंग। उसने बहुत धीरज से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। देखिए मिस्टर, वो जैसे ही कॉल बंद करके मुड़ी, उसे धचका लगा। वो उसे हैरान करके किसी हवा के झोंके की तरह जा चुका था। खफत की एक लहर लहजे भर को उभरी और फिर फौरन ही मदूम हो गई। वो पेशानी पर आए पसीने को, नादीदा कतरों को साफ करती हुई दोबारा गाड़ी में बैठ गई। भला मानस इंसान था जो ऐसे ही छोड़ गया। वो दिल ही दिल में मशकूर हुई। 20 मिनट के बाद उसकी कार अपने बंगले के पोर्टिव में दाखिल हुई, जहां पहले से 2 गाड़ियां खड़ी थीं। वो अथल पथल होती धड़कनों को संभालते हुए नीचे उतरी और गाड़ी में होने वाली गैर मामूली हलचल से उसे अंदाजा हुआ था कि घर के सभी मकीन इससे आगाह हो चुके थे, वरना यहाँ इतनी सुबह सवेरे जागने का कोई रवाज नहीं था। सर्दियों की नरम धूप बंगले पर फैल चुकी थी। वो लॉन्च का ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई। किचन में खड़े कुक ने झांक कर बाहर देखा और उसे सलाम करके वापस मुड़ गया। इसी वक्त मुलाजमा चाय की ट्रे लिए किचन से नमोदार हुई। कौन आया है? शहरजाद ने लवाजमात से लदी हुई ट्राली को देखकर परेशानी से पूछा। हारून साहब। मुलाजमा की इतला पर उसके एसाब तन गए। और दूसरी गाड़ी किसकी है? उसके चेहरे पर बेजारी के तासुरात नमोदार हुए। कोई वकील साहब हैं शायद। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, माम को बता देना मैं आ गई हूँ। वो मुस्तरब अंदाज में सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो ड्रेस चेंज करके बालों में ब्रश करने लगी। मुझे माम से मिलना चाहिए, पता नहीं यही रूमी की क्या सिचुएशन होगी। उसने हेयर ब्रश बेड से फेंका और तेजी से कमरे से निकली। वो अभी लॉन्च की सीढ़ियों पर पहुंची ही थी कि ड्राइंग का दरवाजा खोला। टीना बेगम के परेशान चेहरे के पीछे हारून रजा हाथ में सिगार पकड़े एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बरामद हुए। उन्हें देखकर शहरजाद का हलक तक कड़वा हो गया था। कहा था ना, तुम्हारी ये बेटी कोई ना कोई कारनामा जरूर सर अंजाम देगी। देख लो, वैसा ही हुआ। एहसाब शिकन खामोशी में हारून का तमस्खराना लहजा टीना बेगम को बहुत नागवार गुजरा। शहरजाद ने भी उन्हें सख्त नापसंदीदगी से देखा। तो क्या करूं? शूट कर दूं उसे या फांसी पर चढ़ा दूं? उन्होंने जबत बर्दाश्त की आखिरी हदों को उबूर करते हुए तलखी से कहा, जान छुड़ाओ अपनी, शादी करके उसकी। शहरजाद को इस बेवक्त की रागनी पर कोफत हुई। फॉर गॉड सेक हारून, ये कोई मौका है ऐसी बातें करने का? वो बुरी तरह झंझलाई। बातें तो अभी बहुत होंगी हमारे सोशल सर्कल में, मीडिया तक खबर पहुंचने तो जरा।
ان کا چہرہ اس سے پہلے اتنا بدصورت نہیں لگا تھا شہرزاد کو۔ واٹ دا ہیل ہارون، اگر کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو منہ بند رکھو اپنا۔ ٹینا بیگم نے بھی بد لحاظی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ وہ اس سچویشن میں بھی انتہائی نقص سے تیار تھی۔ شہرزاد سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کی تیاری نوٹ کر چکی تھی۔ ہارون رضا نے انہیں جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہرزاد کو دیکھ کر لحاظ کر گئے۔ ویسے بھی ٹینا بیگم کا اس بیٹی کے سرد انداز انہیں اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ السلام علیکم۔ شہرزاد نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر انہیں بادل نخواستہ سلام کیا۔ والسلام۔ وہ بھی مختصر جواب دے کر سگار پینے لگے۔ تھینکس گاڈ، شیری تم آ گئی، چلو ذرا میرے ساتھ۔ انہوں نے ہینڈ بیگ سے اپنے بے حد قیمتی گوگلز نکال کر بڑی نفاست سے ٹیشو پیپر سے اس کا شیشہ صاف کیا۔ ان کی بات پر ہارون رضا ایک دم بے چین ہوئے۔ آپ کہاں جا رہی ہو صبح صبح چھاپا مارنے؟ ان کی مسکراہٹ طنزیہ اور لہجہ آگ لگانے والا تھا۔ قریشی لا ایسوسی ایٹ کے آفس میں، انہوں نے بڑی تمکنت سے کسی راج ہنس کی طرح گردن اٹھا کر جواب دیا۔ اس وقت سیاہ رنگ کے سادہ سوٹ پر ہلکی بادامی رنگ کی شال اوڑے وہ خاصی ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ واٹ؟ وہ انتہائی خفگی سے اور بیزاری سے کھڑے ہوئے، اور وہ جو بابر خاقان آیا بیٹھا ہے ڈرائنگ روم میں۔ بے حد کٹیلی نظروں کے ساتھ انہوں نے اپنی بیگم کو دیکھا، جو انہوں نے اس وقت جوتے کی نوک پر بھی رکھنے کو تیار نہیں تھی، اور کسی زمانے میں ٹینا بیگم کی اسی ادا پر فرویتا ہو کر انہوں نے اپنے 3 جوان بچوں کی موجودگی میں نہ صرف ان سے شادی کی، بلکہ جوش جذبات میں ایک ماربل فیکٹری بھی حق مہر میں لکھتی تھی، جس پر وہ اب اکثر پچھتانے لگے تھے۔ یہ بابر خاقان لڑے گا میری بیٹی کا کیس؟ انہوں نے سلگتی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور چٹک کر بولی، ہاں اچھا خاصا تو ہے۔ وہ خود پر قابو پا کر ذرا تحمل سے گویا ہوئے۔ یہ اچھا خاصا ہے؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں اپنی بھویں اچکائیں۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے 20 دفعہ اٹکا ہے یہ ڈفر، کورٹ میں جا کر کیا خاک دفاع کرے گا رومی کے کیس کا؟ تو پھر بلوایا کیوں تھا اسے؟ ہارون رضا کا مزاج بگڑا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنا ایڈیٹ ہوگا تمہارا خاقان بابر خاقان۔ چائے پلا کر فارغ کرو اسے۔ ٹینا بیگم نے بیزاری سے سر چٹکا۔ جب سبھی کچھ تم نے خود کرنا تھا تو میری نیند کیوں برباد کی صبح صبح؟ اس کے صبر کا پیمانہ چھلک چکا تھا، اور ویسے بھی وہ مزاجن خاصے شارٹ ٹیمپرڈ تھے، تبھی ان کے اور ٹینا بیگم کی ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تم اپنے جیسا نمونہ اٹھا کر لے آؤ گے میرے پاس؟ شہرزاد نے اس فضول بحث کو پر کوفت برے انداز میں وال کلاک کی طرف دیکھا۔ ٹائم تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب سیف الرحمان جیسے اسٹرانگ سورسز تو ہیں نہیں میرے پاس۔ ان کے طنزیہ انداز پر ٹینا بیگم کے چہرے پر خون چھلکا۔ وہ تو پوری ایک لا فریم ہائر کر لے گا کھڑے کھڑے تمہاری بیٹی کے لیے، اور ان کی طرف سے اس قدر براہ راست حملے کی توقع نہیں تھی انہیں۔ اور شہرزاد کی موجودگی میں یہ فکرہ اس کے ایک کوڑے کی طرح اس کے اعصاب پر برسا تھا۔ میرا خیال مجھے بھی کسی کام کے بندے سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔ تم جیسے تو محض اپنا اور دوسروں کا ٹائم ہی ویسٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی جوابی کارروائی نے ہارون رضا کو مشتعل کر دیا تھا۔ شٹ اپ! وہ ایک دم داڑے۔ شہرزاد نے ناگواری سے ہارون رضا کی طرف دیکھا۔ ان کے خوابیدہ آنکھیں غصے کی زیادتی سے مزید سرخ ہوئیں، اور ویسے بھی عادی پینے والوں کی طرح ان کی آنکھوں میں ہر وقت ہی گلابی پن تو ویسے ہی جھلکتا تھا۔ اس وقت تو وہ کسی کوئلے کی طرح دہک رہے تھے۔ یو ٹو شٹ اپ! وہ اسی تن تنے سے گویا ہوئی جو ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ گو ٹو دا ہیل! وہ بیزاری سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے۔ اپنے اس گدے کو بھی ساتھ لے جاؤ جسے ہانکنے کے لیے لے آئے تھے صبح صبح۔ ٹینا بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ مام پلیز کول ڈاؤن۔ شہرزاد نے بے تاثر انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر گلاس ڈور کھول کر باہر نکلی۔ پورٹیکو میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ابھی ان کی نظر اس ڈنڈ پر نہیں پڑی تھی جو آج ہی شہرزاد باہر سے تغمے کی طرح سجا کر لائی تھی۔